This call is now being recorded. हम सोशल इनोवेशंस पर बात करेंगे। हम उन लोगों के ऊपर बात करेंगे जिन्होंने बहुत शानदार काम किए हैं। We will talk about those people who have made our life easier. I think all of you would agree. Organizations like Red Cross, organizations like Red Cross have helped us tremendously. I think all of you will agree this thing. So we will talk about them. We will try to understand what these people are doing. What these people are doing. Can't we do such things? If we can Hi, good morning, also sir. if we can Hi, good also morning, do sir. something, then that's great thing. And therefore we will talk about them. We will try to understand what is social innovation. We will try to understand. हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक नवाचार क्या है, किस तरह हम अपने और दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरह से हम लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। What can we do to improve our lives and lives of others? अगर हम देखते हैं ग्रेट इनोवेटर्स के बारे में, ग्रेट महान लोगों के बारे में, व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या पाते हैं कि वो हमारे जैसे ही हैं। उन्होंने एक बड़े मकसद को लेकर के काम किया, एक बड़े मकसद को लेकर के अपने जीवन को उस मकसद के लिए झोंक दिया, जुनून से काम किया, ताकि वो हमारे ही तरह है। लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं ऐसा कुछ करें कि हमें हर दिन आनंद मिले। जीवन में सबसे ज्यादा आनंद कब मिलता है? किसी की मदद करने पर। जीवन में सबसे ज्यादा खुशियां कब मिलती है? किसी की मदद करके। तो जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम सबसे ज्यादा तो अपनी ही मदद करते हैं, क्योंकि मदद करने से हमें जितनी खुशियां मिलती है, जितना आनंद मिलता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं। तो हम इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ही खुशियों के लिए, अपने ही आनंद के लिए हम क्या कर सकते हैं? किस तरह कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमें वाकई खुशियां मिले, आनंद मिले और हमारा जीवन हर दिन आनंद में बीते। हम सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, ये सही है। लेकिन अगर अपने स्वार्थ के साथ कार्य करते करते हम दूसरों का भला कर सकें, दूसरों का जीवन और बेहतर कर सकें, तो उससे शानदार क्या कार्य होगा। हमारा भी स्वार्थ, दूसरों का भी कल्याण, सब लोगों की खुशियां, हमें भी खुशी, दूसरों को भी खुशी। इससे ज्यादा आनंददायक काम क्या होगा? तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। We will talk about these small things. Through small efforts, through little bit efforts, we all can bring about some changes, some differences. You might have seen the film on Dashrath Manji. आप सबने दशरथ मांझी के बारे में जो पिक्चर बनी उसके बारे में सुना होगा। कैसे एक साधारण से आदमी ने सिर्फ अपने जुनून के बल पर एक पूरे पहाड़ को खोद करके उसमें से पगडंडी का रास्ता निकाल दिया। सिर्फ जुनून और कुछ नहीं। आप सबने जंगल मैन के बारे में सुना होगा। आसाम में एक व्यक्ति ने अपने दम पर, अपने परिश्रम से पूरा का पूरा एक जंगल खड़ा कर दिया, हजारों पेड़ लगा दिए, हरा भरा जंगल। देखिए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लुकिंग वर्क,
कैसे कर लेते हैं ये लोग, किस तरह से कर लेते हैं ये लोग। आप लोगों ने इलाबेन भट्ट के बारे में सुना होगा। 30 लाख से ऊपर महिलाओं को सहारा दे रही है आज। 30 लाख से ऊपर उन्हें पद्मश्री का सम्मान मिल चुका है। मैं कहता हूं उनका जितना सम्मान किया जाए कम है। आप सबने मोहम्मद यूनुस का नाम सुना होगा, नोबेल शांति पुरस्कार उनको मिला। 2.5 लाख 2.5 लाख बेहद गरीब खस्ता हाल लोग जो भिखमंगे थे, बेगर्स थे, उनको उन्होंने अपनी पांव पर खड़े होने लायक बना दिया। कन्वर्टेड देम इनटू एंटरप्रेन्योर्स। 2.5 लाख, अद्भुत काम किया। आप सबने सुना होगा, ऐसे अनेकों लोगों की कहानियां आपने सुनी होगी। नहीं सुनी है तो जरूर सुनिए, मैं सुनाऊंगा आपको कहानियां ऐसे लोगों की। लेकिन शर्त यही है कि आपको ये कहानियां आगे सुनानी है, आपको ये कहानियां आगे बांटनी है। हमारे आसपास जो जमाना है बड़ा खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोगों ने अलग चश्मा पहना हुआ है। मैंने जो चश्मा पहना हुआ है, मुझे चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है, लेकिन अब किसी ने काला चश्मा लगा रखा है, किसी ने ब्राउन चश्मा लगा रखा है, उसको हरियाली नजर नहीं आ रही। क्या किया जाए? चश्मे बदलवा दिए जाएं। कैसे बदलवाएं चश्मे? आपके द्वारा। हाँ, अगर आप लोगों को बताएंगे कि देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, मेरे दृष्टिकोण से देखो ना, दुनिया में कितने अच्छे हैं लोग, कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोग, मैं बताता हूं तुमको। तो अगर आप ये बताएंगे तो लोग चश्मा बदलने को मजबूर हो जाएंगे। वी हैव टू ट्राई। हम सबको कोशिश करनी है, वरना क्या होगा? आज कई माता पिता महानगरों में अपनी बेटियों को अकेले मार्केट में या कहीं पर भी भेजते हुए डरने लग जाते हैं। आज की हालत यह है कि हर व्यक्ति को यह लगता है कि जमाना बहुत खराब है। सुबह सुबह अखबार खोलते ही ओह, आंखें फटी की फटी रह जाती है। कोई मर्डर की खबर, कोई ये, कोई वो, कोई वो। आधा अखबार क्या बताएं, मैं तो देखता ही नहीं। मैं सच में सुबह सुबह अखबार कभी देखता ही नहीं, और सबको ये सलाह देता हूं कि सुबह सुबह तो अखबार मत देखो। जी मैं सर, तो मूड सबसे खराब हो जाता है। मैं तो सबसे अनुरोध करता हूं कि सुबह सुबह तो अखबार मत देखो भाई। क्यों देखते हो? सुबह की शुरुआत पॉजिटिविटी से, सुबह वही की शुरुआत सकारात्मकता से। कुछ अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करने के लिए प्लान बनाना है। टू डू समथिंग गुड, अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए प्लान बनाए ना। तो सुबह सुबह तो मैं अखबार देखता ही नहीं, और ना किसी को अखबार देखने के लिए कहता। एक बार एक पेरेंट्स मेरे पास में आए, अपने बेटे को लेकर के आए। बोले, जैन साहब मेरे बेटे की करियर काउंसलिंग करो। मैंने कहा ठीक है, करियर काउंसलिंग मेरा शौक है। तो मैंने उनके बेटे की करियर काउंसलिंग शुरू की। तो वो पेरेंट्स मुझसे बोले कि हम तो इसको समझा समझा के थक गए, सुबह सुबह अखबार ही नहीं पढ़ता ये, आप इसको कहेंगे तो आपकी बात मानेगा। मैंने कहा अगर मेरी बात मानेगा तो मैं इसको अनुरोध करूंगा सुबह सुबह अखबार बिल्कुल ना पढ़े। बोले ये क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा हूं।
सुबह सुबह अखबार ना पढ़ें। सबसे पहले सुबह सुबह आपको पढ़ने हैं हमारे देश में एक से एक बेहतर सच्ची घटनाओं की कहानियां हैं। और एक दो कहानियां नहीं है, हजारों लाखों कहानियां हैं। और आप कहेंगे कि मेरे पास खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो किताबें तो बहुत सस्ती हैं। गीता प्रेस गोरखपुर ने उनको प्रकाशित किया हुआ है। 1 रुपए की किताब, 5 रुपए की किताब, 10 रुपए की किताब। कोई श्रवण कुमार की कहानी है, कोई महर्षि दधीची की कहानी है, कोई नल दमयंती की कहानी है, कोई राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, कोई हर्षवर्धन की कहानी है, कोई भरत बाहुबली की कहानी है, कोई ब्राह्मी सुंदरी की कहानी है। ये कहानियां पढ़िए ना। कोई चंदन बाला की कहानी है। इन कहानियों को पढ़िए। ये सब सच्ची कहानियां हैं। ये कहानियां आज किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। कितना अफसोस है, कितना अफसोस है कि हम मतलब मेरी पीढ़ी के लोग अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं जहां पढ़ाई के नाम जैक एंड जिल वेंट अप द हिल ये सिखाया जाता है। हम में से कोई भी अपने बच्चों को ऐसी पाठशाला में नहीं भेजते जहां श्रवण कुमार की कहानियां सुनाई जाती है। कोई नहीं भेजते। हम में से कोई भी अपने बच्चों को उन पाठशालाओं में नहीं भेजते जहां श्रवण कुमार की कहानी सुनाई जाती है। हम में से हर व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने लाल गोपाल को, अपने भविष्य को उन स्कूल्स में भेजते हैं जहां क्या सिखाया जाता है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अब आप सोचिए, जब हमारा बुढ़ापा आएगा फिर हम ढूंढेंगे श्रवण कुमार को तो कहाँ मिलेगा। जब हमारा बुढ़ापा आएगा और फिर हम उम्मीद करेंगे, अरे कोई मेरे को कंधे का सहारा दे दो, तो कहाँ मिलेगा श्रवण कुमार। हमने तो जैक एंड जिल तैयार कर दिए, जैक एंड जिल की ट्रेनिंग दी है और उम्मीद करते हैं बेटा श्रवण कुमार बने। दोस्तों, कभी नहीं होगा सर। एक समय था 1905 का। आज से 100 साल पहले की बात ले जाता हूं मैं आपको। 100 साल से ऊपर से पुरानी बात। तब अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की थी ये जैक एंड जिल भारत में डालने की, लेकिन तब भारतीय लोग बड़े सजग हुआ करते थे। बहुत कॉन्शियस था उनमें, बहुत चेतना थी उनके अंदर। तो ये जैक एंड जिल कभी सक्सेसफुल नहीं होता था उस समय। अंग्रेजों ने भारत की शिक्षण संस्थाएं, जिनको हम उस जमाने में गुरुकुल कहा करते थे, उनको बैन कर दिया, उनको बंद करवा दिया। तो भारतीय लोग भी कम नहीं थे, वो एक बंद करते दूसरी नहीं खोल देते। पूरी तरह से भारतीय शिक्षण संस्थाएं चलाते हम लोग, और अपने बच्चों को जैक एंड जिल नहीं सिखाते, श्रवण कुमार की कहानियां सुनाते थे। और इसी कारण ये वो देश था जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस जैसे एक से एक बढ़ करके श्रवण कुमार हुए, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आजकल लोग पूछते हैं, अरे वही देश है, वही मिट्टी है, वही आबो हवा है, वही जमीन है, पर ढूंढने भी पर भी न कहीं भगत सिंह मिलता है, न कभी चंद्रशेखर आजाद मिलता है, न कभी न कहीं पर बटुकेश्वर दत्त मिलता है। कहां गए सब लोग? गए कहीं नहीं। जमीन वही है, लोग वही है, खून वही है। फर्क हो गया है। अब हम जैक एंड जिल सिखाते हैं। मुझे बताइए,
ढूंढ करके बता दीजिए, एक ऐसी स्कूल बता दीजिए जिसमें श्रवण कुमार की कहानी सुनाई जाती हो बचपन में। कहानी क्या, एक स्कूल ऐसी बता दीजिए जिसमें श्रवण कुमार का फोटो भी लगा हो। एक भी स्कूल ऐसी बता दीजिए। तो फिर आप खुद सोचिए। अंग्रेजों ने जैक एंड जिल लगाने की खूब कोशिश की, सब फेल हो गए। जैसे ही अंग्रेज गए, अब हमने जैक एंड जिल शुरू कर दिया। अब तो हम खुद जैक एंड जिल पढ़ा रहे हैं भाई। एक भी ऐसी पाठशाला आपको नहीं मिलेगी जहां पर श्रवण कुमार की कहानी स्कूल में पढ़ाई जाती हो। तो जब हम लोग अपना भविष्य इस तरह बना रहे हैं, तो हम किसी और को क्या कह सकते हैं। चीन की एक कहावत है, बड़ी प्यारी कहावत है, कि किसी बालक को बचपन से कहना शुरू कर दो कि देखो तुझे इस देश का राजा बनना है, तो वो बालक उस देश का राजा बन के बता देगा। चीन की बड़ी खूबसूरत कहावत है कि आप किसी बालक को बचपन से कहना शुरू कर दो कि आपको इस देश का राजा बनना है, वो बालक उस देश का कर्ता धर्ता, उस देश का भविष्य निर्माता, उस देश का राजा बन के बता देगा। तो आप किसी व्यक्ति को बचपन से जो सिखाते हो, जो संस्कार देते हो, वो उसको और उसके भविष्य को बनाते हैं। तो फिर क्या किया जाए। मैं आपको कुछ कहानियां सुनाने वाला हूं। उन कहानियों में आपको आजकल जो लोग जो कर रहे हैं, कोशिश करने वाले तो आज भी बहुत हैं। जमाना बदल गया है, हवाएं बदल गई हैं, लेकिन उम्मीद रखने वाले आज भी बहुत हैं। तो आई विल टेल यू सम स्टोरीज। आई विल शेयर विथ यू सम स्टोरीज, लिसन टू दोस स्टोरीज। सबसे पहले तो मैं गुजरात की एक स्कूल के बारे में बताता हूँ। उस स्कूल के अंदर नन्हे मुन्ने बालकों को कभी नहीं मारा जाता, प्रताड़ित भी नहीं किया जाता, डांटा भी कभी नहीं जाता है। नन्हे मुन्ने बालकों को, बिल्कुल छोटे छोटे बालकों को पूरी आजादी दी जाती है। रुलाया नहीं जाता उनको। उनको जो उनकी मर्जी माए करने दिया जाता है। अब एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं। एक छोटा सा बालक, अनहा सा बालक पेंटिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब पेंटिंग में उसने अपनी मर्जी से पत्तियां बनानी शुरू की, लेकिन वो पत्तियां हरे रंग की नहीं थी। अब किसी ने सोचा कि जाऊं और इस बच्चे को बताऊं कि पत्ती के अंदर हरे रंग की पत्तियां होती है, हरा रंग डालो। तो उसको रोक दिया जाता है। नहीं, हमारी स्कूल में बच्चों को रोकते नहीं है, हमारी पाठशाला में बच्चों को टोकते नहीं है। हमारी पाठशाला में बच्चों को सिर्फ प्रोत्साहन देने का काम है, सिर्फ सपोर्ट देने का काम है, सिर्फ प्रोत्साहन देने का कार्य है, करते हैं हम। जिसके जो जी में आए उसको वो काम करने देते हैं। हम तो उसको सिर्फ प्रोत्साहन करते हैं, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इनोवेटिवनेस को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करते हैं, उसको रोकते नहीं है हम लोग। बड़ी अद्भुत पाठशाला है। हाँ, ये पाठशाला है गिजू भाई बदेका की। जमाने से कुछ अलग हट करके करने की चाह रखते हैं वो। जमाने से कुछ अलग हट करके करने की चाह रखते हैं वो। अब मैं आपसे कहूं कि भाई, क्या हम जमाने से अलग कुछ कर सकते हैं? तो मेरे पास में ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। हाँ, हम जमाने से अलग कुछ कर सकते हैं।
हम जमाने से कुछ अलग कर सकते हैं, और उनकी कहानियां मैं आपको सुनाने वाला हूं। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो उन कहानियों से आपको पता लगेगा। और आपके पास उन कहानियों से बहुत कुछ सीखने का अवसर है, क्योंकि आप भी जमाने से अलग कुछ कर सकते हो। आप भी जमाने को एक नई दिशा दिखा सकते हो। आप भी इस जमाने को बदल सकते हो। अगर इस जमाने को बेहतर बनाना है तो आप और हमको ही आगे आना पड़ेगा। कोई दूसरे अंतरिक्ष से या कोई मंगल ग्रह से या शनि ग्रह से कोई नहीं आने वाला। इस जमाने को अगर बेहतर बनाना है, इस जमाने को और बेहतर जमाना खूब बहुत अच्छा जमाना है। ये दुनिया बहुत सुंदर है, ये दुनिया बहुत शानदार है, लेकिन इसको और बेहतर बनाना है तो आप में से किसी को आगे आना पड़ेगा। तो आप में से किसी न किसी को पहल करनी पड़ेगी। तो वो कौन करेगा? आप में से तो कोई करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि वो बेहतर जमाना चाहता है, दुनिया को बेहतर चाहता है, इस दुनिया को और अच्छा चाहता है, इस दुनिया को और सुंदर बनाना चाहता है। वही करेगा ना। तो क्या करेंगे हम? तो मैं आपको कुछ और कहानियां सुनाऊंगा, और उन कहानियों के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग किस तरह से जमाने को बदल डालते हैं, किस तरह से जमाने को पूरी तरह बदल डालते हैं। आज से कुछ वर्षों पहले भारत के अंदर किसी रेलवे स्टेशन पर आपको, किसी भी रेलवे स्टेशन पर आपको साफ सुंदर स्वच्छ टॉयलेट मिलना असंभव था, और लोग खुले के अंदर शौच क्रिया कर लिया करते थे। आज ये कल्पना करना ही बड़ा बेहुदा लगता है कि ये हमारे देश में ऐसा हुआ करता था क्या। उसी समय देखिए, कई लोग, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हो रहा है होने दो, हम क्या करेंगे। और एक वो कि अगर हम इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, कोशिश करने में क्या बुरा है, कोशिश करते हैं। तो एक कोशिश करने वाले युवा व्यक्ति नाम है बिंदेश्वर पाठक। उसने एक पहल की, उसने एक पहल की, उसने रिक्वेस्ट की रेलवेज को कि हमको शौचालय मैनेजमेंट की परमिशन दो, शौचालय हम व्यवस्था करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे इसको। और देखिए, एक एक करते उसने पूरे भारत के अंदर हर रेलवे स्टेशन पे शुद्ध साफ सुथरा शौचालय खड़ा कर दिया। किसी भी रेलवे स्टेशन पे आज आप जाओ, आपको अलग से एक बोर्ड मिल जाएगा जिसपे लिखा होगा सुलभ शौचालय, साफ सुंदर स्वच्छ शौचालय। कुछ साल पहले असंभव था, आज हर तरफ है, हर शहर में है, हर शहर के रेलवे स्टेशन में है। अब तो उन्होंने बस स्टैंड पे भी खोल दिए, हॉस्पिटल्स में भी खोल दिए। जहां जहां गंदगी नजर आई वहां उन्होंने अपना एक हाथ बढ़ाया और स्वच्छता की तरफ एक प्रयास किया पूरे देश में। उस व्यक्ति का जितना सम्मान किया जाए कितना कम है, उस व्यक्ति का जितना सम्मान किया जाए कम है। दोस्तों, कहानियां सुनानी है, उस व्यक्ति की कहानी सुनाओ। कहानियां सुनानी है, उस व्यक्ति की कहानी सुनाओ। फिर क्यों सुनाते हो ये कहानियां जो अखबारों में छाई हुई हैं? क्यों सुनाते हो उनकी कहानियां? क्यों उनको मीडिया पे हाईलाइट करते हो? मुझे पता नहीं, सुबह से लेकर के शाम तक टीवी चैनल्स उन लोगों के बारे में, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता,
उन लोगों के फोटो दिखाते रहते हैं, उन लोगों की कहानियां सुनाते रहते हैं जिन्होंने ये अपराध किए, वो अपराध किए, ये किए, वो किए। क्यों? हमारे देश में शानदार काम करने वाले लोग कम हैं क्या? हमारे देश में अद्भुत काम करने वाले कम हैं क्या? अगर कोई कहे कि भाई श्रवण कुमार की कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, आज की कहानी बताओ, तो हमारे देश में आज भी हजारों श्रवण कुमार है। उनकी कहानी सुनाओ ना। क्यों सुनाते हो उन लोगों की कहानियां जिनका नाम लेते ही मन में घृणा के भाव पैदा हो जाते हैं कि इतने घटिया लोग। आप जिनके जिनके बारे में सोचते हो, जिनके फोटो देखते हो, जिनकी कहानी पढ़ते हो, वैसे ही आप बन जाते हो। हमारे घरों में, आज की बात नहीं कर रहा मैं, 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 40 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। 40 साल पहले हर घर में श्रवण कुमार की फोटो होती थी। आज ढूंढते रह जाओगे, किसी घर में श्रवण कुमार की फोटो नहीं मिलेगी। सबने वो फोटोएं निकाल के घर से बाहर फेंक दी। अब आपने श्रवण कुमार की फोटो ही नहीं रखी घर में, और फिर ये उम्मीद करते हो कि बुढ़ापे में मुझे कोई वृद्धावस्था में न भेजे, वृद्धाश्रम न भेजे। अरे आज आप युवा हो, हमेशा युवा थोड़ी रहोगे। आपने तय किया है ना अपने लिए कुछ, या नहीं किया? जिंदगी भर हम में से कोई भी जवान नहीं रहने वाला, और ये जो उम्र है इसमें हम जो काम करेंगे ना, वही साथ जाने वाला है। हमारी आज की मेहनत हमारे लिए कल का सबब है। ये पंडित वंडित सब आपको गुमराह करने के तरीके हैं। ये आपके हाथों की लकीरें आप खुद खींचने वाले हैं। आपको तय करना है दोस्तों कि आप किस तरह का भविष्य चाहते हो। और आपको, आपका आज तो आप नहीं लिख सकते, आपका आज तो लिखा हुआ है, लेकिन 30 साल बाद क्या होने वाला है, उसके लिए आज आप योजना बना सकते हो, उसके लिए आज आप काम कर सकते हो। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। श्रवण कुमार की फोटोज घर से बाहर निकाल के फेंक रही है, किसी घर में नहीं मिलेगी। आज श्रवण कुमार की फोटो किसी घर में नहीं मिलेगी। 40 साल पहले एक भी ऐसा घर नहीं होता था जिसमें श्रवण कुमार की फोटो ना हो, और आज एक भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसमें श्रवण कुमार की फोटो मिल जाए। ये तरक्की की है हमने। 40 साल पहले कोई भी लाल गोपाल हो, उसको श्रवण कुमार की कहानी इंटरेस्ट थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने, उसके दादा दादी ने उसको ये कहानियां सुनाई थी। शाम को तारों के नीचे सोते थे बच्चे, और तब पास में लेटे दादा दादी उनको कहानियां सुनाया करते थे, और जिसमें से एक कहानी होती थी श्रवण कुमार की कहानी। आज तो चांद तारों के नीचे कोई सोता ही नहीं है। आज की नई पीढ़ी एयर कंडीशन रूम में सोती है। दादा दादी के पास कोई सोते नहीं है, तो दादा दादी से कहानियां सुनने का प्रश्न ही नहीं है। और आज की नई पीढ़ी तथा कथित अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, जहां श्रवण कुमार की कहानी घुस भी नहीं सकती। So we are creating our own world. If you like this world, go ahead with this world. If you don't like this world, change this world. It is in your hand.
you can introduce some changes. The world is not permanent. ये दुनिया परमानेंट कुछ भी नहीं है, यहां परमानेंट कुछ भी नहीं है। और आप और हम जैसे चाहें इसको रंग दे सकते हैं, जैसे चाहें इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, बदतर बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। चाह हमारी, रास्ते हमारे तो काम हमारे, लक्ष्य हमारे, जीवन हमारा, काम हमारे, ये दुनिया भी हमारी ही है। तय हमको करना है, हम क्या करें। आपके जैसे युवा और बेहतरीन विद्यार्थियों से मिलने के लिए, हमेशा रूबरू होने के लिए लालायित रहता हूं मैं। कभी कभार मुलाकात होती है, आजकल तो कोरोना काल में वैसे भी मुलाकात बड़ी मुश्किल हो गई है। तो कभी किसी युवा पीढ़ी से, ग्रुप से मुलाकात होती है तो उनसे पूछ लेता हूं मैं, चॉकलेट खाते हो? तो वो खुशी से उछल पड़ते हैं, आप लाए हो क्या? मुस्कुराने लग जाते हैं। अरे, हम चॉकलेट, चॉकलेट के लिए तो मरते हैं साहब, चॉकलेट के लिए नहीं मरते हो तुम। ये जो विज्ञापन है, ये जो टीवी में दिन रात तुम लोगों को दिखाया जा रहा है, उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। उसने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खाओ। विज्ञापनों ने कितनी चीजें तुम्हारे दिमाग में डाल दी, तुम्हें पता ही नहीं चला। इन विज्ञापनों ने तुम्हारे अंदर से क्या क्या गायब कर दिया और क्या क्या तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, तुमको पता ही नहीं चला। क्या चुरा लिया, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग में चिप डाल दी, तुम्हें पता ही नहीं चला। ये विज्ञापन है ना। देखिए, मैं भी बच्चों को विज्ञापन बनाने की कला सिखाता हूं और विज्ञापन करने के लिए भी सिखाता हूं। आप कह सकते हो मैं भी अपराधी हूं, मगर मैं ये जानता हूं कि ये विज्ञापन, ये मार्केटिंग तंत्र, ये सब चीजें किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकती हैं, किसी भी हद तक ब्रेन वॉश कर सकती हैं, लोगों की आदतें बदलवा सकती हैं पूरी तरह से। तो आप चॉकलेट नहीं खा रहे हो, आपको चॉकलेट खाने के लिए मजबूर कर दिया है किन्होंने? ये फिल्म स्टार्स देख रहे हैं ना, ये फिल्में जो आप देख रहे हो ना, ये टीवी में कार्टून्स जो देख रहे हो ना आप, ये टीवी में दुनिया भर के सीरियल्स जो आप देख रहे हो ना, ये हीरो हीरोइंस, इनको बाकायदा इस बात के लिए पैसे मिले हुए हैं, आपका ब्रेन वॉश कर दिया है, और आप चॉकलेट के लिए तो मरते हो। लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूं, जो चीज आपके दिमाग में डाल दी गई है, ब्रेन वॉश कर दी गई है, उससे पहले क्या होता था उसके बारे में सोचिए। आज से 30 साल पहले आपकी पीढ़ी के लोग, या 40 साल पहले आपकी पीढ़ी के लोग, स्वाद के वो भी दीवाने थे। उन्हें भी अच्छी चीजें पसंद थी, उन्हें भी अच्छी चीजें खाना अच्छा लगता था। तो वो लोग क्या मांगते थे? वो लोग चॉकलेट नहीं मांगते थे। उनमें से कोई ब्यावर की तिल पापड़ी मांगता था, कोई सरदार शहर की फीनी मांगता था। आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा। अगली बार मेरा कहना मानिए तो अपने घर के पास के दुकानदार को बोलिएगा कि भैया ब्यावर की तिल पापड़ी मंगा के दो, इस बार चॉकलेट नहीं खाऊंगा, ब्यावर की तिल पापड़ी खाऊंगा। तो दुकानदार आपको देख करके सोचेगा कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। खैर, अगर वो आपके लिए ब्यावर की तिल पापड़ी मंगवा के देगा तो उसको खाइएगा। ब्यावर की तिल पापड़ी भारत की संस्कृति है और चॉकलेट विदेशी संस्कृति है। ब्यावर की तिल पापड़ी आपके स्वास्थ्य के लिए अमृत है और चॉकलेट आपके स्वास्थ्य के लिए जहर है। ब्यावर की तिल पापड़ी शुद्ध घी, गुड़, तिल से इस तरह तैयार की जाती है कि आपको बेहतर बना सके।
चॉकलेट में जिलेटिन और पता नहीं क्या क्या पड़ते हैं। और जिलेटिन किससे बनता है ये आप खुद गूगल सर्च कर लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। इन केमिकल्स को कैसे बनाया जाता है मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। कर ले। ब्यावर की तिलपापड़ी बनाने वाले कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। कोई उनके पास में दाल रोटी का जरिया नहीं है। वो ब्यावर की तिलपापड़ी 150 रुपए किलो में बेचते हैं तो भी कोई नहीं ले रहा। और चॉकलेट आप लोग 4,000 रुपए किलो में खरीदते हो उस कंपनी से, जो कंपनी आपके देश की भी नहीं है। जब आप ब्यावर की तिलपापड़ी खरीदते हो तो अपने ही देश के किसी भाई को अपने पांव पर खड़ा होने में मदद करते हो। और जब आप चॉकलेट खरीदते हो तो पैसा पूरा रोटेट करके भारत से बाहर बेच रहे हो। ऐसी एक नहीं सैकड़ों बातें हैं जो आपके साथ करूंगा मैं। धीरज रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम अपने देश को बनाने वाले भी हम लोग, अपने देश को बर्बाद करने वाले भी अब हम लोग। क्योंकि अब कोई अंग्रेज तो है नहीं, नहीं तो पहले हमें पता था कि अंग्रेज भारत से हर साल लाखों करोड़ों रुपए लूट करके ले जाते थे, देश को बर्बाद कर देते थे। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए तो अभी भी भारत से बाहर जा रहे हैं। अब कोई अंग्रेज नहीं है, अब हम लोग हैं जो इन विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। जितनी भी आमदनी होती है सारी की सारी आमदनी विदेशी प्रोडक्ट्स पर खर्च कर देते हैं। और फिर ये कहते हैं अरे देश में गरीबी है। गरीबी क्यों होगी? क्योंकि पैसा तो सारा विदेश चला जाता है। जो भी प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं सब मेड आउट ऑफ इंडिया होता है। और फिर हम कहते हैं अरे हमारे पड़ोस का किसान भूखा है, अरे हमारे देश के अंदर बेरोजगारी हो गई है, अरे ये जो कारीगर थे कल तक इनके पास रोजगार था, आज सड़कों पर आ गए। सड़कों पर आएंगे नहीं तो क्या करेंगे? कोई उनका प्रोडक्ट ही नहीं खरीदता। सरदार शहर में फीनियां बनती थी, एक से एक बेहतरीन फीनियां। अब कारीगरों के पास काम नहीं है, कोई फीनी नहीं खरीदता, वो लोग सड़कों पर आ गए। चिड़ावा में पेड़े बनते थे, इतने अद्भुत पेड़े कि पूछो मत। अब उनके पास कोई काम नहीं बचा। पुष्कर में मालपुआ बनता था, इतना अद्भुत मालपुआ पूछो मत। आज उनके पास कोई काम नहीं बचा। मैं उनको कहता हूं कि ये भारत के लोग आपका माल नहीं खरीदेंगे, लेकिन इसी प्रोडक्ट को अगर आप किसी तरह एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो तो पूरी दुनिया आपके प्रोडक्ट्स की, आपकी कला की, आपके इस हुनर की मुरीद है। पूरी दुनिया सिवाय भारत की पूरी दुनिया आपके प्रोडक्ट्स की दीवानी है। एक बार भारत से बाहर इस कला को ले जाओ और देखो पूरी दुनिया मुरीद हो जाएगी। भारत में 15,000 से ऊपर कलाएं थी, हस्तकलाएं थी, एक से एक बेहतरीन। किसी भी एक कला को दुनिया के किसी भी को, सिवाय भारत के दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, पूरी दुनिया उस कला की मुरीद है, सिवाय हम भारतीयों के। आप लोगों को शायद पता नहीं। आप लोगों से मैं पूछूंगा तो आप में से किसी एक को भी एक भी योगासन नहीं आता होगा। हम भारत के लोगों ने योगासन और मेडिटेशन पूरी दुनिया में फैला दिया। आज भारत में योगासन और मेडिटेशन सीखने वालों की संख्या बहुत कम है। विदेशों में कहीं पर भी जाओ, हर स्कूल में, हर पाठशाला में विदेशों में योगासन सीखा जाता है। हम लोगों ने अपनी संस्कृति भुला दी, जैक एंड जिल सिखा दिया, लेकिन विदेशी लोग तो भारतीय संस्कृति, कुमार से मिलवा दिए सर। विदेशी लोग तो भारत की संस्कृति के इतने मुरीद हो गए हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर विदेशी व्यक्ति भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहता है, हर विदेशी व्यक्ति।
आज भारत के किसी भी स्कूल में जाइए, बच्चों को सिखाया जाता है फला टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो। अमेरिका में जाइए, वहां की श्रेष्ठतम स्कूलों में जाइए, वहां के बच्चों को सुबह सुबह नीम का दातुन दिया जाता है, भारत से मंगवाया जाता है नीम का दातुन, कि ये नीम का दातुन इस्तेमाल करोगे जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे, जिंदगी भर बीमारी तुमको छू नहीं पाएगी, कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी तुमको। भाई नीम का दातुन इस्तेमाल करोगे, नीम का कुछ अंश पेट में भी जाएगा ना, कोई भी बैक्टीरिया आए, कोई भी बीमारी आए, आपके शरीर की इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है दोस्तों। लेकिन आज की नई पीढ़ी को हम कहां सिखा रहे हैं? हम तो अपनी नई पीढ़ी को जैक एंड जिल सिखा रहे हैं दोस्तों, हम तो अपनी नई पीढ़ी को जैक एंड जिल सिखा रहे हैं। हमने भारत की सारी कलाएं, सारे हुनर समेट करके बंद बस्ते में, बंद बिस्तर में, बंद बस्तों में समा दिए। अब भारत, कहने को भारत है देश, लेकिन भारत में भारत की अपनी ज्ञान, अपनी समृद्धि, अपनी संस्कृति, अपनी कलाएं सब खत्म कर दी हमने। We have destroyed all our amazing art and heritage. We have destroyed. But we have destroyed, so what? People in other countries are passionately trying to learn Indian culture. देखिए, आप में से कुछ लोग अपने आप को म्यूट किए रखिए भाई, डिस्टर्बेंस होता है, बहुत तेज आवाजें आ रही है। तो हम में से what we have done is that we have ignored our amazing strength, but people in other countries are trying to learn from India. They're trying to learn in ancient Indian knowledge. They are trying to learn great thing. And the most important thing, सबसे important बात क्या है? भारत के अंदर विविधता की संस्कृति है, हर भाषा, हर संस्कृति का हम सम्मान करते हैं। वी लर्न फ्रॉम एवरीवन, वी ट्राई टू रिस्पेक्ट एवरी कल्चर, वी ट्राई टू रिस्पेक्ट एवरी फेथ, एवरी बिलीफ, एंड दैट्स व्हाई ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन पीपल आर रिस्पेक्टेड। वी लर्न एवरीथिंग, हम हर चीज सीखते हैं। ये जो अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, हम उनके प्रति भी सम्मान रखते हैं। उनकी भाषा, अंग्रेजी भाषा भी आज हम लोगों ने सबसे ज्यादा सीखी है पूरी दुनिया में। हालांकि उन्होंने हमारा जितना नुकसान पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया, उन्होंने हमारी संस्कृति को जिस तरह से तबाह किया किसी ने नहीं किया। अंग्रेजी भाषा के कारण हमारी भाषाओं का जितना नुकसान हुआ किसी और देश की भाषाओं का नहीं हुआ। स्टिल वी आर रिस्पेक्टिंग देम, वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो विद रिस्पेक्ट, and we have to learn it. That is because respect for diversity, ये हमारे देश की संस्कृति है, और इसी के कारण हम लोग wherever we go we are respected. अगर आज दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेट्रिएट्स, यानी वो लोग जो अपना देश छोड़ करके दूसरे देशों में गए और खूब तरक्की कर ली, वो किस देश से हैं? भारत से। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माइग्रेट करके तरक्की करने वाले लोग कौन से देश से हैं? भारत के लोग। माइग्रेट करने पर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किस देश के लोगों को मिल रही है? भारत के लोगों को। हमारे देश के लोग पूरी दुनिया के अंदर फैल गए हैं, पूरी दुनिया के हर शहर में, हर कंट्री में फैल गए हैं, और हर शहर में उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। It is because of our own culture, it is because of our own heritage, it is because of our own traditions. And the tradition, the most important tradition is respect. Respect for diversity, respect for living beings, respect for all living beings. वसुधैव कुटुंबकम। हम लोगों ने पूरी संस्कृति को नमन किया है,
हमने पूरे ब्रह्मांड को नमन किया है, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कामना की है. वी हैव ट्राइड टू विश फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. नॉट टुडे, फॉर thousands of years. We have tried and we have actually did it. That's what I was telling you. ये मॉडर्न हिस्ट्री के नाम पर जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, या मॉडर्न वर्ल्ड के नाम पर आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उसकी जगह पर आपको पढ़ाना है तो भारत की इन अद्भुत जीवन मूल्यों को पढ़ाइए. अद्भुत जीवन मूल्य हैं. आपने देखा कि अशोक सम्राट कब बनता है, महान कब बनता है? जब कलिंग का वार होता है और अशोक हमेशा के लिए युद्ध करने से मना कर देता है, हमेशा के लिए कसम खा लेता है कि अब मैं जिंदगी में कभी भी किसी प्राणी के ऊपर तलवार या वार नहीं करूंगा, किसी का प्राण नहीं लूंगा. तब अशोक महान बन जाता है. ये भारत की संस्कृति है कि यहां पर महान उस व्यक्ति को कहते हैं जो इस दुनिया से नहीं, अपने आप से जंग जीत लेता है. ये वो देश है जहां पर महान उस व्यक्ति को कहा जाता है जो इस दुनिया से नहीं, अपने आप से जंग जीत लेता है. ये वो देश है जिसके अंदर हम प्राणी मात्र के कल्याण के लिए युवाओं को तैयार करते हैं और महर्षि दधीची की कहानियां बचपन से सुनाते हैं. आपने भी सुनी होगी, और सुनी है तो अगली पीढ़ी को जरूर सुनाइएगा, और नहीं सुनी है तो अपनी दादा दादी से जरूर पूछिएगा कि ये महर्षि दधीची की कहानी तो सुनाओ. हमारे सर कह रहे थे कि उन्होंने अपनी जीते जी अपनी सारी हड्डियां इस दुनिया के कल्याण के लिए अर्पित कर दी, अपना प्राण दान दे दिया, अपना सब कुछ दान दे दिया ताकि ये दुनिया बेहतर बन सके. उनकी कहानियां हमारी विरासत है, सबसे बड़ी विरासत. सर 1 मिनट सुनिए ना. बेटा चुप रहिए, अभी हम आपको लास्ट में सुनतेंगे. हाँ, तो इस तरह की अद्भुत कहानियों को अगली पीढ़ी तक सुनाना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों. यही भारत की अद्भुत संस्कृति है और इस संस्कृति को बचाना हम सबका कर्तव्य है. तो हम अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आज हम लोग सब मान रहे हैं रेड क्रॉस इतना अच्छा काम कर रही है. आज हम सब लोग मान रहे हैं सुलभ शौचालय इतना अच्छा काम कर रही है. तो नई पीढ़ी क्या कर रही है? नई पीढ़ी भी बहुत शानदार काम कर रही है. अखबारों पे मत जाइए, मीडिया पे मत जाइए. अखबार सिर्फ और सिर्फ क्राइम रिपोर्टर बन गए हैं, उनके ऊपर मत जाइए दोस्तों. नई पीढ़ी भी बहुत शानदार काम कर रही है. कभी मौका मिले तो राजस्थान के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाइए, जयपुर का रेलवे स्टेशन पर जाइए और जयपुर के रेलवे स्टेशन पर चित्रकारी देखिए. अद्भुत मनोहारी चित्रकारी है, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं. ये पेंटिंग्स, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स किन्होंने की है? ये पेंटिंग्स, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स 15 से लेकर के 25-30 साल के बच्चों ने की है, स्टूडेंट्स ने की हुई है, कॉलेज स्टूडेंट्स ने की है. जब उनको टाइम मिलता तब आकर के इतनी खूबसूरत पेंटिंग करते थे कि हमें अपने शहर को सुंदर बनाना है, हमें अपने शहर को सुंदर बनाना है. कॉलेज जाने वाले बच्चों ने अपने अपने ग्रुप बनाए, एसोसिएशन बनाए कि हमें अपने शहर को सुंदर बनाना है. और इतना सुंदर बनाया उन्होंने, इतना सुंदर बनाया कि आज जयपुर रेलवे स्टेशन या कोई भी राजस्थान के किसी भी रेलवे स्टेशन पर आप जाओ, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, आप देखोगे तो देखते रह जाओगे. वाह क्या खूबसूरत पेंटिंग्स है. इसकी क्रेडिट किसको जाती है?
सोशल इनोवेशन को। अगर आप इस तरह के काम को देखते हो और इस तरह के काम की तारीफ करते हो तो आपको एहसास होता है सोशल इनोवेशन किसे कहते हैं। काम बोलता है दोस्तों, काम बोलता है। शब्द नहीं बोलते, काम बोलता है। मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं है। आप खुद अपनी आंखों से जब देखेंगे ना वो चित्रकारी, तो आप मुरीद हो जाएंगे। कितनी खूबसूरत चित्रकारी है, कितनी खूबसूरत चित्रकारी है। किसने की है? अरे आपकी उम्र के ही किसी युवा ने किया है। और सबसे अच्छी बात है, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले रेलवे स्टेशन पे गंदगी ही गंदगी नजर आती थी। रेलवे स्टेशन या अस्पताल में जाने से जी घबराता था, कौन जाए, इतनी गंदगी होती है वहां। और आज आज आप इन खूबसूरत स्टेशन पे आते हैं, वाह, ऐसे लगता है हम जन्नत में आए हैं। कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, वाह। और कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, और कितने अद्भुत पेंटिंग्स हैं, और कितने अच्छे अच्छे थीम पर है। आप उनकी थीम्स देखिए, कितनी अच्छी अच्छी थीम्स पर उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है। एक एक थीम पर कितने अच्छे विचार आते हैं दिमाग में। आप देखिए, आपको कहीं पर मीराबाई की पेंटिंग नजर आती है, मन देखते ही मन में कैसे ख्याल आते हैं? भक्ति के ख्याल आते हैं, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की चेतना। बड़ा आनंद आता है ना। और कहीं हमें और खूबसूरत पेंटिंग्स नजर आती है, बड़ा आनंद आता है। इस दुनिया को खूबसूरत बनाने का काम ये नई पीढ़ी कर रही है, आपकी पीढ़ी कर रही है, आप लोग कर रहे हो। इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में सबसे ज्यादा योगदान अब आपकी पीढ़ी कर रही है। मैं आजकल रेलवे स्टेशन पर देखता हूं, मेरी पीढ़ी के लोग अक्सर कचरा यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन नई पीढ़ी इतनी सजग है, दूसरे का फेंका हुआ कचरा भी तुरंत उठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं। यह आपकी पीढ़ी है, इतनी सजग, इतनी डिसिप्लिन्ड, इतनी सिस्टमैटिक, इतनी लाजवाब है। ये नई पीढ़ी की जितनी तारीफ की जाए दोस्तों उतनी कम है। ये नई पीढ़ी इतनी शानदार आ रही है, इतनी अच्छी पीढ़ी आ रही है, लेकिन इस नई पीढ़ी को जोड़ना है, फिर से जोड़ना है। किससे? हमारी जड़ों से, हमारी संस्कृति से, हमारी हमारी उन परंपराओं से जो वाकई अद्भुत थी। इस नई पीढ़ी को श्रवण कुमार की कहानी सुनानी है। इस नई पीढ़ी को महर्षि दधीची की कहानी सुनानी है। इस नई पीढ़ी में छुपे हुए महामानव को जगाना है। और ये काम आपको करना है, क्योंकि आप भी नई पीढ़ी के हो। अब आप लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आप तय करोगे। मैं नहीं कहने वाला आपको, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तो आपको कहानियां सुनाने आया था, कहानियां सुनाई हैं, और इन कहानियों से सीख क्या लेनी है आपके ऊपर छोड़ रही है। आपको अच्छी लगे तो ठीक है, न अच्छी लगे तो भूल जाइए। अच्छी लगे तो फिर मेरा अनुरोध याद रखिएगा, ये कहानी आपको और लोगों को सुनानी है, और इन कहानियों से प्रेरणा लेके अपनी एक कहानी लिखनी है, और फिर मुझे अपनी कहानी सुनानी है, जिससे मैं आज के जमाने के श्रवण कुमार के बारे में दुनिया को बता सकूं, है ना। तो मुझे अपना काम पूरा करना है, आपको क्या करना है ये आप जाने। सर आप कहानी सुनाने ही आए थे?